नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में दी जा रही ढील की फिर से समीक्षा करने और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन से ज्यादा सतर्क रहने पर दिया जोर। सांसद तापिर गाव और राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने राजधानी ईटानगर की महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट परियोजना होलोंगी का किया निरीक्षण। पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ परियोजना कार्य को पूरा करने का दिया निर्देश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सीमाओं पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का दोहराया संकल्प। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में दी जा रही ढील की फिर से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने नए वेरिएंट के प्रति चिंता जाहिर करते हुए बाहर से आने वाले यात्रियों की गहन निगरानी करने को कहा है। पीएम ने बैठक के दौरान कहा कि जिन देशों में नए वेरिएंट का ज्यादा खतरा है, वहां से आने वाले यात्रियों की जांच पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। भारत ने उन देशों की सूची तैयार की है जहां के नागरिकों को भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजरायल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि न्याय प्रणाली को और भी मजबूती मिली है जब देश की तीनों संवैधानिक संस्थाएं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सामंजस्य के साथ अस्तित्व में होंगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 72वें संविधान दिवस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायाधीशों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति होनी चाहिए और इसमें लिंग समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की चीजें जल्द ही बंद होनी चाहिए। समारोह को भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी संबोधित किया। Adequacy of judicial infrastructure is critical for reduction of pendency and backlog of cases in the courts. I have taken note of the suggestions made yesterday by the Honorable Chief Justice of India about the need for giving trust on judicial infrastructure. In this context, I would like to inform that the government has already approved continuation of the centrally sponsored scheme for development of infrastructure facilities for the judiciary at a cost of 9,000 crores. The present government is sensitive to the needs of providing well-equipped judicial infrastructure to judiciary to facilitate administration of justice in a manner that allows easy and timely delivery of justice to all. The robust NGDJ database has been lauded by the World Bank as an innovative tool of seamless and hassle-free generation of case management reports, enhancing ease of doing business in the country. Government is also committed to investing maximum possible resources for building the next generation quality infrastructure so that they develop into engines of economic growth. The role of judiciary in the adjudication of infrastructure disputes and keeping the larger national interest in mind is crucial for the flow of developmental trajectory and overall project cost. Since courts in India are already undergoing a transformational change by going digital, an emerging domain of science,
called artificial intelligence may help in surprising ways to ensure sustainable justice delivery and reduce the backlog of pending cases. Artificial intelligence can help in implementing court management tools like case flow management, case management clearance rates, online informations of case laws, and automated algorithm-based support system which can all add to the efficiency of the judicial functioning. Of course, सांसद तापिर गांव और राज्य के पर्यटन मंत्री नाकप नालो ने आज राजधानी ईटानगर की महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट परियोजना होलोंगी का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना एजेंसियों के साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा की। श्री गांव ने पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ हवाई अड्डे के निर्माण को समय पर पूरा करने को कहा। सांसद तापिर गांव ने कहा कि राज्य की बुनियादी विकास परियोजनाओं और जल आपूर्ति परियोजनाओं की निगरानी और पर्याप्त धनराशि के आवंटन पर जोर दिया जा रहा है ताकि जनहित से जुड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके। I have to take up this issue. This is our Arunachal's Fright, Arunachal's Dream projects, and it should be commissioned on 15 August 2022 by Honorable Prime Minister. So इसका प्रोग्रेस देख रहा हूँ और यहाँ का इंचार्ज जितना ऑफिशियल्स है इनका साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। टेक्निकली दे हैव टू वर्क ऑन इट एंड फाइनेंशियली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम है तो आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड ऑनरेबल मिनिस्टर नाकप नालो विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट। पेमा खांडू साहब भी इसका बहुत सीरियसली ले रहा है। सो वी आर हियर टू सी द ग्राउंड रियलिटी द प्रोग्रेस ऑफ द होलोंगी एयरपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी सीमाओं पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प दोहराया। श्री शर्मा ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि दोनों राज्य बातचीत के जरिए सीमा विवाद के समाधान के लिए समितियां गठित करेंगे। उन्होंने कहा समय समय पर मुख्यमंत्री स्तर की बैठकें भी होंगी। दोनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मिजोरम का मुख्यमंत्री श्री जोरामथंगा जी और मैं दोनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मुलाकात किया। बैठक में सारा बात आया, सारा बात डिस्कशन हुआ और दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि असम और मिजोरम बॉर्डर में हम लोग पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करूँगा और ये काम बहुत सेंसिटिवली हम लोग डील करेगा और दोनों स्टेट पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेगा। दोनों सरकार अभी 2 टीम बनाएगा एट द पॉलिटिकल लेवल और दोनों टीम असम और मिजोरम का टीम एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बातचीत शुरू करेगा। बीच बीच में सीएम लेवल में भी यह चर्चा होते रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री जी का उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होंगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। ऑल निश्चित छात्र संघ आंसू ने अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर शुक्रवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा सचिव निहारिका राय के तबादले की मांग को दोहराया है। संघ ने आंसू सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR को भी वापस लेने की मांग की है। संघ ने कहा है कि सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। आंसू के अध्यक्ष नबम दोदुम ने कहा कि सरकार को बातचीत से इस मुद्दे का सर्वमान्य हल तलाशना चाहिए। Transfer of Niharika Rai, Commissioner Education, and withdrawal of polls FIR against Team Ansu, and resolve of 14-point representation to the Honorable Education Minister को लेके।
क्रादादी जिला छात्र संघ ने राज्य सरकार से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पालीन में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती करने, जिला मुख्यालय पालीन में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक मुश्त धनराशि जारी करने, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के तहत MTS के 18 पदों के लिए तत्काल इंटरव्यू कराने, सभी सुविधाओं से युक्त फायर स्टेशन स्थापित कराने, आवासीय सुविधा के साथ मल्टीपर्पज एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना सहित अपने विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर शुक्रवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए छात्र संघ ने कहा है कि आग दुर्घटनाओं में भारी नुकसान को देखते हुए क्रादादी जिले में अत्याधुनिक फायर स्टेशन त्वरित गति से स्थापित किया जाना चाहिए। Transfer of posting teacher, relievers, immediately allocation of one-time funding infrastructure development, shifting of district headquarters, immediately issue of graduate notifications of using Jamin headquarters for public money, or immediately advertisement of 18 posts MTS, immediately establishment of the well-equipment fire station. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष अत्याधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गणेश मावलंकर के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर को याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर पेशे से वकील थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने 1930-1940 के दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए और लगभग 6 साल जेल में बिताए। वे 1937 में अहमदाबाद शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1946 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार करने के साथ मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस दौरान मावलंकर ने ये सुनिश्चित किया कि देश में प्रतिनिधि संसद के सुचारू कामकाज के लिए 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव से पहले सभी आवश्यक नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को लागू किया जाए। मावलंकर ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को लागू किया। सरकार को सही मायने में संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अल्प सूचना प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा जैसे नियम शुरू किए गए। सरकार की व्यवस्था में संसद की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए मावलंकर ने सीधे पीठासीन अधिकारियों के नियंत्रण में संसद के एक स्वतंत्र सचिवालय की परिकल्पना की। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में मावलंकर की असामयिक मृत्यु के कारण वे अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उन्होंने 5 दशकों की निस्वार्थ सेवा से अध्यक्ष के कार्यालय और भारत की संसद पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी है। हम इस महान विभूति को सलाम करते हैं। नेशनल कैडेट कोर NCC कल अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाएगी। स्थापना दिवस के आयोजन की पूर्व संध्या पर NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर NCC के शहीद कैडेटों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। पेश है एक रिपोर्ट। वॉर मेमोरियल पर NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सहित कैडेटों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। NCC की स्थापना 1948 में की गई थी और आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 15 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NCC एलुमनाई एसोसिएशन का भी शुभारंभ किया है।
इस संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पूर्व एनसीसी कैडेट के रूप में एसोसिएशन के पहले सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। एनसीसी के पूर्व कैडेटों को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीसी पूर्व छात्र संघ की शुरुआत की गई है। ये संघ एनसीसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा और राष्ट्र निर्माण में सहायता करेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।